फ्रेश टॉपिक से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का सेंट्रल डॉग्मा। सारी सृष्टि जो तुम्हारी है इसी के आसपास घूम रही है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन। ज्ञान तुम्हारे पास बहुत सारा है, पर वो ज्ञान काम का कब है? जब उसको अपने जीवन में उतारोगे। खाली ज्ञान लेके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे पोस्ट करोगे तो वो तुम्हारे किसी काम नहीं लगने वाला, दूसरे के भी किसी काम नहीं लगने वाला है। कार्तिक को कुछ प्रॉब्लम है। सो स्टूडेंट का डाउट था कि ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में कहाँ है। पेज नंबर 98, पेज के बॉटम में जो डायग्राम दिया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी मैं। The point that I wanted to make clear was that only having information doesn't help. Information is helpful when it is put to use. तो खाली डीएनए में इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उसमें से प्रोटीन बनना चाहिए। क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, जो एक्शन करने वाले हैं, वो तो प्रोटीन है। जो हार्मोन है, जो एक्शन करने वाले हैं, वो तो प्रोटीन है। तो लाइफ में खाली ज्ञान नहीं मांगता है, एक्शन भी मांगता है। एक्शन कौन करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा? उसके लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप है, मैसेंजर आरएनए। तो दो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से समझ लो। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। पहला स्टेप फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कि ये जो डीएनए है तुम्हारा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में से डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, जिसको आप बोलोगे मैसेंजर आरएनए। अब आप पूछोगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि सपोज ये मेरा डीएनए था जिसका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, समझो ए, टी, जी, सी, सी, ए। अब ये डीएनए में से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, जिसको मैं रेड कलर से दिखाती हूँ। तो ये जो आरएनए बनेगा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिर्फ ये मैसेज पढ़ना है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इंसर्ट करते जाना है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, बट वो कब होता है? डीएनए में। आरएनए में टी होता है क्या? नो। तो यहाँ पे ए की जगह मैं टी की जगह क्या लिखूं मैं? एडेनिन का। करेक्ट, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है यू। तो ये क्या करेगा? इस पे जो इंफॉर्मेशन है ना उसको कॉपी करता जाएगा। जैसे ए के सामने यू आया, सी के सामने क्या आएगा बताओ? जी। अगेन सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने क्या आएगा? ए, और ए के सामने क्या आएगा? यू। ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या हुआ? जो दो डीएनए थे वो सेपरेट हो गए और उसमें से एक स्ट्रैंड ने मैसेंजर आरएनए बनाया। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑन डीएनए। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसक्राइब हुई है। ट्रांसलेट नहीं बोलेंगे, ट्रांसक्राइब बोलेंगे। और ये हो रहा है कहाँ पे? ये हो रहा है न्यूक्लियस में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेकिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस के बाहर निकल जाएगा और ये जाके प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा प्रोटीन? देखो इसके ऊपर ये जो है ना, ये एक कोडॉन है। एक कोडॉन का कुछ मतलब है। जैसे आपकी बुक में आगे जाके एक टेबल दिया हुआ है, आई एम टेकिंग आउट दैट टेबल। तो ये जो कोडॉन है यूजीजी, तो यूजीजी का मतलब क्या है? यूजीजी का मतलब, इफ आई सी द टेबल, इट इज टीआरपी, मतलब ट्रिप्टोफैन। ठीक है। तो ये वाला अमाइनो एसिड बनेगा। सिमिलरली CAU, तो CAU का मतलब क्या है? हिस्टिडिन। तो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होगा? वहां पे एक मशीनरी है जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस रीड कर करके प्रोटीन बनाती जाएगी। कैसे? वहां पे राइबोसोम्स हैं, टीआरएनए है। हम पूरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे, बट अभी एक ग्रॉस चीज समझ लो, एक रफ सा समझ लो कि मैसेंजर आरएनए में हर एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है।
अब वो कोडॉन पढ़ पढ़ के वो अमाइनो एसिड लगाते जाओ, अपना लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाओ। तो ऐसे कर करके क्या बन गया, ऐसे कर करके पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, प्रोटीन बन गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। समझ आया आपको? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ट्रांसलेशन एक बार रिपीट करो ना। हाँ मैं करती हूँ। मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उस पर से डिसाइड होगा कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा प्रोटीन में। तो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के आप अमाइनो एसिड्स लगाते जाएंगे और उसी हिसाब से आपका प्रोटीन बनता जाएगा। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। किस में से बन रहा है प्रोटीन? मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन में से बन रहा है। सो इट इज लाइक कि मेरे पास केक की रेसिपी है, तो केक की रेसिपी कहाँ थी, रिटर्न रेसिपी कहाँ थी, डीएनए में थी। अब वहां पे लिखा हुआ है मैदा डालो, तो मैंने मैदा डाला, अंडा डालो, मैंने अंडा डाला, शुगर डालो, शुगर डाला। तो अब क्या हो रहा है, अब ट्रांसलेशन हो रहा है। व्हेन आई एम मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स, कब डालना है, क्या डालना है, कितना डालना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन वाज ऑन डीएनए। अब मैं एक्चुअली वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। और जो मेरा केक बन के तैयार होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोटीन। अब समझ आया? यस मैम। यस मैम। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्यों सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो है ना, और ये किसने दिया हुआ था, मैंने एक टेबल बनवाया है आपसे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन का। तो उसमें आप लिख देंगे दिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। किसने बताया था ये? फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, वहां पे उसके टेबल में लिख लेना इसका कंट्रीब्यूशन। अब ये ना इतनी सिंपल सी चीज है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्प्लाई करती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वर्म है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। हर किसी के अंदर यही प्रोसेस होता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्सल है, सबके अंदर सेम ही होता है। और इसीलिए आप बैक्टीरिया को काम पे लगा सकते हो अपने प्रोटीन बनाने के लिए। आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को कभी डायबिटीज नहीं होता, पर आप चाहो उतना इंसुलिन उससे बनवा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें भी डीएनए का मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन बनता है। तो हम अपना डीएनए उसके अंदर डाल के अपने काम का प्रोटीन उसके अंदर बना सकते हैं। So central dogma because the process is universal for all living organism, prokaryote, eukaryote, single, unicellular, multicellular, everything. Are you understanding this? यस मैम। So यस मैम। over here, it was this Francis Crick who proposed the central dogma in molecular biology, which says that information flows from DNA to messenger RNA, which is transcription, and messenger RNA to protein, which is translation. ये तो सही बात बताई, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, तो डीएनए की कॉपीज बनती है ना। मतलब डीएनए में से डीएनए भी तो बनना चाहिए, तभी तो दो कॉपीज बनेगी और दो डॉटर सेल्स को जाएगी। बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे पास एक सेल था, ये सेल के अंदर समझो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ डीएनए। अब जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक सेल में से दो सेल बने, दोनों सेल को बराबर जैसा डीएनए इसके पास है वैसा ही मिलना चाहिए ना, कि आधा आधा मिलेगा तो चलेगा। सेम अमाउंट। सेम सेम मिलना अमाउंट, चाहिए। सेम इंफॉर्मेशन, आधा नहीं चलेगा, पूरा चाहिए। इट इज लाइक मैंने कुछ कंसेप्ट मैप बनाया, अब मुझे वो आप सबको बांटना है, तो मैं क्या करूंगी, वो कंसेप्ट मैप के 5 टुकड़े करके 5 लोगों में बांट दूं। किसी को भी पूरी इंफॉर्मेशन मिली? नहीं मिली। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका जेरोक्स निकालना पड़ेगा, 5 कॉपी जेरोक्स निकालनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी, सबको पूरा इंफॉर्मेशन मिले। इसी तरह से डीएनए को भी कॉपीज बनानी पड़ती है। कैसे कॉपीज बनाता है डीएनए? सो क्या करेगा, ये जो दो स्ट्रैंड है ना ये अलग हो जाएंगी,
ऐसे अलग हो जाएंगी ये दो स्ट्रैंड। अब देखो इस पे एक सीक्वेंस है जो पढ़ के दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसका सीक्वेंस पढ़ के यहाँ स्ट्रैंड बनेगा, इसका सीक्वेंस पढ़ के यहाँ स्ट्रैंड बनेगा। अब क्या होगा, डीएनए की आपके पास डबल कॉपी हो गई, तो एक कॉपी जाएगी इसके पास और दूसरी कॉपी जाएगी इसके पास। पर ये कॉपी में आप ये बात ध्यान रखना कि एक पेरेंटल वाला डीएनए है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड वाला डीएनए है, पर जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए था वो वहां यहाँ पे डबल हो गया था, 2n का 4n हो गया था, फिर 2n इसमें गया, 2n इसमें गया। तो ये जो सेल है ये जैसा पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ में आई ये बात? यस मैम। तो ये जो कॉपिंग ऑफ डीएनए है इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। टू मेक रेप्लिका, मतलब जैसा था वैसा ही हूबहू दूसरा बनाना। तो रेप्लिकेशन भी यूनिवर्सल फिनोमिनन है, सब में एक जैसा ही होता है। Everywhere it is the same mechanism that is followed. So as you can see here, ये सेंट्रल डॉग्मा का डायग्राम याद कर लेना, हो ही गया होगा अब तक तो जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको बोलोगे रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। सो आई होप सेंट्रल डॉग्मा सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज है यहाँ पे ये। और ये जो प्रोटीन बना ये जाके सारे काम करेगा, रेगुलेशन करेगा, मसल्स बनाएगा, एंजाइम काइनेटिक्स करेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय दिस। ये सेम ही डायग्राम है पर ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में है। क्या दिख रहा है मेरी स्लाइड पे आपको? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर मतलब एक एकदम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिख रहा है ना, जिसमें राइबोसोम्स है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दूं फिर आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ हरिप्रिया। तो आपको देखना है कि ये डीएनए है, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये दो स्ट्रैंड्स खुल गई और ये दो स्ट्रैंड्स में से 4 बन गई। देखा यहाँ पे 4 बन गई, यस और नो? यस मैम। तो ये हुआ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के एंड में क्या हुआ, जो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल था अब वैसे हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल आ गए। तो ये जब रिप्रोडक्शन हो रहा है ना तभी होगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो डीएनए है ना इसके पास 2 स्ट्रैंड है, तो दोनों स्ट्रैंड में से मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। देखो एक ही स्ट्रैंड में से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ये स्ट्रैंड कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ यही वाली स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बना रही है। क्योंकि अगर 2 मैसेंजर आरएनए बने तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसको हम बाद में ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्यों दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मैसेंजर आरएनए नहीं बनाती है। अभी आप इतना याद रखेंगे, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गिव्स राइज टू मैसेंजर आरएनए। और ये सारा कहाँ हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के बाहर आ गया। देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना ये न्यूक्लियस है। अब ये आ गया न्यूक्लियस के बाहर। अब ये कहाँ गया? ये राइबोसोम के साथ जाके जुड़ गया। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम के साथ जुड़ के अब यहाँ पे मैसेज जो भी था वो पढ़ के एक प्रोटीन की चेन सिंथेसाइज होने लगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कितनी चीजें लगी? 2 चीजें कम से कम, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम। आगे जाके पढ़ेंगे कि टीआरएनए भी चाहिए, अमाइनो एसिड्स भी चाहिए। तो ऐसे कर करके प्रोटीन बना। तो जो ये प्रोटीन बना इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इतना क्लियर? यस मैम। ओके, हरिप्रिया यू हैड अ क्वेश्चन? यस मैम। मैम जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जाएगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, तो मैसेंजर आरएनए में से भी तो डीएनए में इंफॉर्मेशन जा सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। आप बताइए ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन जाता है? इन रिवर्स वेरी गुड, जस्ट फैब्यूलस। मैसेंजर आरएनए से भी कभी डीएनए बनता है, रिवर्स गियर में भी गाड़ी जाती है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये कहाँ होता है? ये होता है वायरसेस में। कौन से वायरसेस? रेट्रोवायरसेस, क्योंकि इनके पास डीएनए नहीं है, आरएनए है। तो इसमें आरएनए में से डीएनए बन रहा है, डीएनए में से आरएनए नहीं बन रहा है। और ये जो डीएनए बना इसको कहा जाता है सीडीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आपका जो प्यारा सा कोरोना वायरस है वो भी एक तरह का रेट्रोवायरस ही है। समझ आया आपको? तो सेंट्रल डॉग्मा रिवर्स डायरेक्शन में कब जाएगा? बस वायरसेस में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यू गेटिंग इट? यस मैम। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आधे। इफ यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer, the total number of base pairs of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to 9 base pair. What can you say about the length of DNA? Question समझो। एक बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। टोटल बेस पेयर्स कितनी है हमारे पास? मैमेलियन सेल की बात हो रही है, 6.6 into 10 raised to 9। तो आपको ये बताना है कि डीएनए कितना लंबा होगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए? बताइए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बच्चों ये हमारा डीएनए है, सपोज ये बेस पेयर्स हैं। आपको ये बता दिया है कि ये बेस पेयर इसका डिस्टेंस इज 0.34 और 1 2 3 4 5 6 कितनी बेस पेयर्स है वो भी बता दिया है। तो आप बता नहीं सकते हो कि ये कितना लंबा है? यस मैम, 0.34 into 6.6 into 10 करेक्ट। raised to 9. आपको सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई ही तो कर देना है। टोटल नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर multiplied by the distance between the two. So what you need to do is 6.6 into 10 raised to 9 into 0.34. अब यहाँ पे एक तकलीफ और है, ये जो है ये नैनोमीटर्स में है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आंसर सारे मीटर में दिए हुए हैं। देयर इज नो नैनोमीटर हियर। अब मुझे बताओ नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? into 10 raised to minus 9. So 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometer. उल्टा करना है हमको, we want to go to nanometer to meter. तो ये जो +9 है वो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ये +9 और -9 उड़ गया, कैंसिल हो गया। अब हमको सिर्फ क्या करना है, 6.6 into 0.34। तो ये कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको मैं लिख सकती हूँ 66/10 into 34/100। अच्छा मल्टीप्लाई करो तो फटाफट, चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर लो। 66 into 34 2244। अब इसको 1000 से डिवाइड करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा मुझे? 2.244 मीटर्स में आ गया मेरा आंसर। ऐसा कुछ है क्या?